Hello everyone, my name is Shabnam and this is video number 2 of a chapter solution. लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन की और हमने कहा था कि हम कंसंट्रेशन को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक है क्वालिटेटिव वे एंड एक है क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव में हम ये कह सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बारे में कि ये डाइल्यूट है या ये कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जो सॉल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट है, जो उसका अमाउंट है वो बहुत कम है, लेस देन 5%। ओके। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो 25 to 30% से ज़्यादा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में हम इससे नहीं बता सकते थे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटिव वे। क्वांटिटिव वे में बहुत से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर हम ये बताते हैं। और इसमें हमने सबसे पहले बात करी थी मास परसेंटेज की। फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज की बात की थी, इसके क्या फॉर्मूले होते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, वो सब हमने देखा था। देन था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल, पीपीएम, और इस वीडियो में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। देखो मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन इज सिंपली अ रेशो। क्या है? एक रेशो है। किसके किसके बीच है? ये रेशो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the component present in the solution. ओके, इतना समझ में आया। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ओके। और यहाँ पे अगर मैंने ए लिख दिया, मान लो कोई सॉल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट है, तो हम जो एन ए है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट है और एन बी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट है। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है ए कंपोनेंट का, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसी में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, सेम एज मोलैलिटी। मोलैलिटी भी क्या है, वो भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। और ये दोनों मेथड जो हैं ये इसीलिए बेटर हैं मोलैरिटी से। हालांकि लेबोरेटरी में ज़्यादातर हम यूज़ फ्रिक्वेंटली हम मोलैरिटी को ही करते हैं, बट ये दोनों मेथड जो हैं वो इससे बेटर हैं बिकॉज ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ओके, फर्दर अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? देखो सॉल्युबिलिटी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट of a substance that can be dissolved in a fixed amount of
ऑफ सॉल्वेंट। इसी को हम इसकी एट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम फिक्स कर देते हैं। ओके, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एट फिक्स टेम्परेचर जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट जो किसी भी सब्सटेंस का जो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, इसी को हम इसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ओके, अब ये किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तो अगर इसके हम डिपेंडेंस की बात करें तो ये मेनली 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, आप किस तरीके के सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। ओके, सॉलिड को, लिक्विड को, गैस को, आप कैसा सॉल्यूट आप ले रहे हैं उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। दूसरी चीज़ है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आप किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज टेम्परेचर एंड द लास्ट इज प्रेशर। इन चारों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। ओके, देखो लास्ट वीडियो में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे हमने देखा था कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो टोटल 9 टाइप के होते हैं, 9 टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। और मैंने ये भी कहा था कि वहाँ पे 3 कॉमन टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट होता है, जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, और जो आपका सॉल्यूट है जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो आइदर गैस फॉर्म में हो सकता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और वो आपका सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, ये 3 तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनमें कॉमन होते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड इज लिक्विड इन लिक्विड, और लास्ट होता है गैस इन लिक्विड। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि ये किस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। देखो आपने एक लाइन सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब होता है। देखो रैंडमली हम किसी भी सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, या उसके अंदर हम चाहे कि वो डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल NaCl है या शुगर है, इसको हम रेडियली डिसॉल्व कर देते हैं, रेडियली डिसॉल्व्स इन वाटर, बट क्या हम इसको बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं। बेंजीन में इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। रीज़न इसका ये है कि जो NaCl है यहाँ पे वो पोलर नेचर का है। ओके, और इस पोलर को, और जो वाटर होता है उसका नेचर क्या होता है, वो भी पोलर नेचर का होता है। तो हम पोलर नेचर वाले सॉल्यूट को पोलर नेचर वाले सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। बट जो बेंजीन होता है वो आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। ओके, इन द सेम वे जैसे अगर हम बात करें एंथ्रासीन की या नैफ्थलीन की, इसको हम बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट इसे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एंथ्रासीन एंड नैफ्थलीन जो है वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, और उसे हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व कर सकते हैं, एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते। ओके, एंड द नेक्स्ट टर्म इज डिसोल्यूशन। देखो जब कभी भी हम किसी, यहाँ पे हम सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट की। ओके, तो जब कभी भी हम सॉल्यूट को स्टार्ट करते हैं डिसॉल्व करना है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो कुछ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन।
ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। देखो डिसोल्यूशन में हमने क्या कहा कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में जस्ट इसका रिवर्स होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल जो अनडिसॉल्व हैं, मैंने क्या कहा जो अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं, दे विल कोलाइड विद डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड करते हैं डिसॉल्व सॉल्यूट पार्टिकल से, और फिर से वो वापस सॉलिड सॉल्यूट के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो डिसोल्यूशन होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा डिसॉल्व होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी। एक टाइम के बाद यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगी, इसके बीच में जो ये दोनों प्रोसेस है डिसोल्यूशन का उसमें और जो क्रिस्टलाइजेशन है उसमें, मतलब जिस स्पीड से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होंगे सॉल्वेंट के अंदर, उसी स्पीड से वो उससे सेपरेट आउट होकर फिर से सॉल्यूट के फॉर्म में आ जाएंगे। और ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। ओके, यहाँ पे नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मतलब कि एट दिस स्टेज जिस रेट से वो डिसोल्यूशन होगा उसी रेट से क्रिस्टलाइजेशन भी होगा। ओके, and the next term is saturated solution. Saturated solution किसे कहते हैं? Saturated solution are those solution in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure. ओके, ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर हम चाहें कि फ़र्दर हम सॉल्यूट को ऐड करें या डिज़ोल्व करें किसी भी सॉल्वेंट के अंदर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर और ऐड नहीं हो सकता। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर को ऐड करते हैं जो वाटर के अंदर, तो क्या होता है, हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। हम उसमें क्या जितना शुगर ऐड करते जाते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता रहता है और हमें उसी टाइप से सॉल्यूशन मिलता रहता है। बट हम क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद हम कितना भी चाहें उसके अंदर शुगर ऐड कर दें, लेकिन वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, वो वैसे ही क्रिस्टल फॉर्म में ही रहता है हमारे सॉल्यूशन के अंदर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन ये है। ओके, और इस टाइप के हम सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर सिंपली दो सॉल्यूशन इन विच यू कैन फर्दर dissolve solute, okay, at same temperature and pressure. इस तरीके के हम सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम सॉलिड की बात करें या लिक्विड की, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो अब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर जब हम सॉल्यूट पार्टिकल को जब हम डिज़ोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो क्या प्रेशर बढ़ाने से वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगा?
नहीं होगा ना डिजॉल्व, तो इसलिए इसका आंसर है नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नो, एक मिनट, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of a solid solute dissolve in liquid। ओके, तो यहाँ पर अभी तक जो भी हमने बातें की वो बात हमने करी कि जब हम किसी भी सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, एंड द नेक्स्ट इज व्हेन वी डिसॉल्व अ लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्यूट। देखो अभी तक जो भी हमने बातें की उसके अंदर हम सॉलिड सॉल्यूट की बात कर रहे थे जिसको हमने डिसॉल्व किया था लिक्विड के अंदर, ठीक है, डिसॉल्व इन लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट liquid solute dissolve in liquid solvent। Okay, in next video।